नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, हम आज की इस प्रश्नावली में कुल 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसे ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो इसके पूर्व हम लोगों ने 3 प्रश्नावली हल कर लिया है, जिनमें कुल 105 प्रश्नों को हम लोगों ने विस्तृत रूप से और ट्रिक से हल किया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 106 से लेकर के 155 प्रश्नों तक जानेंगे, हल करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 106 कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को आप समझें। बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। जैसे आप देखते होंगे कि भोजन में अगर अचार या मुरब्बा मिल जाए तो भोजन का टेस्ट बढ़ जाता है, आपकी भूख बढ़ जाती है और स्वाद बढ़ जाता है। उसी प्रकार से अगर बैर हो जाए किसी से तो बिल्कुल क्रोध भी बढ़ जाता है। ठीक है ना। यह कथन किसका है। विकल्प ए भारतेंदु हरिचंद जी का, विकल्प बी मुक्तबोध जी का, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल जी का और विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो देखिए मित्रों, निश्चित रूप से विकल्प सी इज राइट आंसर। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। दिमाग में रखिएगा। कैसे दिमाग में इसे बैठाया जाए, तो दिमाग में बैठा लीजिएगा कि बैर किससे, बोले राम से बैर और क्रोध करना, है ना, बिल्कुल आचार या मुरब्बा का खेल नहीं है। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा कि राम से बैर करना, राम से क्रोध करना आचार या मुरब्बा नहीं है। यानी कि अगर ये पंक्ति कहीं आपको मिल जाए तो सीधे आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर बिल्कुल जाएं और अपना प्रश्न को सही करें। थोड़ा सा बात करें हम लोग भारतेंदु हरिचंद जी की, तो भारतेंदु हरिचंद जी से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। खास तौर से इनका जन्म की बात करें तो 1850 से 85 में इनका जन्म हुआ, है ना। इनका अंधेर नगरी नाटक 1881 में लिखा गया है। भारत दुर्दशा भी आपने देखा है 1882 में है। तो भारतेंदु जी से तो प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। गजानन माधव मुक्तबोध जी की बात करें तो इनका चांद का मुख टेढ़ा बहुत प्रसिद्ध रचना है, जो कि परीक्षा में पूछी जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कुछ निबंध हैं, जैसे कुटुज है, शिरीष के फूल है, ठीक है ना, ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो कहने का आशा है कि जो परीक्षा के दृश्य से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि हम लोगों को अस्मृत हो जा रहा है, तो उसे भी हम लोग यहीं पर देखते चलेंगे। अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 107 शब्दार्थो सहितम काव्यम, यह उक्ति किसकी है। अब शब्दार्थो सहितम काव्यम की बात करें तो काव्य का लक्षण है, और किसने यह काव्य का लक्षण बताया है। विकल्प ए मम्मट जी ने, विकल्प बी भामा, विकल्प सी कुंतक और विकल्प डी की बात करें तो चिंतामणि। शब्दार्थो सहितम काव्यम की बात करें तो बिल्कुल भामा है। शब्दार्थो सहितम काव्यम कौन, शब्द और अर्थ सहित काव्य कौन कर सकता है, बोले सर मामा कर सकते हैं। और भामा को हम लोग मामा का ट्रिक बनाकर याद किए हैं, ठीक है ना। तो मामा की बात करें, छः अच्छे मामा हैं, यानी कि 6वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ है। और काव्य अलंकार इनका एक ग्रंथ है। तो हम लोग यही कह रहे थे कि मामा अच्छे अलंकार करते हैं। 6 अलंकार माने 6वीं सदी में इनका जन्म हुआ। काव्य अलंकार इनकी रचना है और इन्होंने काव्य का लक्षण बताया है कि शब्दार्थों सहितम काव्य। ठीक है। बात करें विकल्प एक मम्मट जी की, तो मम्मट जी ने भी इसी से मिलता जुलता जो काव्य का लक्षण है उसे बताया है। इन्होंने क्या बताया, तद्दोषो शब्दार्थो, है ना, काव्यम। तो तद्दोषो आप कैसे दिमाग में रखेंगे, है ना। हर व्यक्ति कहता मम नहीं तद्दोष, तद माने तुम्हारा दोष है, तो मम नहीं तद्दोष, काव्य का लक्षण किसने बताया, मम्मट ने बताया तद्दोषो शब्दार्थो। तो जहां पे देखिएगा तद्दोषो शब्दार्थों सहित, है ना, वहां पे मम नहीं तद, है ना। अब मम्मट जी की बात करें तो इनका जन्म समय है 11वीं शताब्दी में। हम लोग पढ़े थे एक एक करके 11 हो गया। और इनकी जो रचना है काव्य प्रकाश है ना। तो काव्य प्रकाश मम्मट 11वीं शताब्दी और काव्य का लक्षण तद्दोषो शब्दार्थों सहितम, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। विकल्प सी की बात करें तो आप देख रहे हैं कुंतक जी, और कुंतक जी से संबंधित प्रश्न भी आपकी परीक्षा में
पूछ लिया जा सकता है। समय की बात करें तो 10वीं शताब्दी में। रचना क्या है? वक्रोक्ति जीवितम, ठीक है ना। अब वक्रोक्ति जीवितम को इन्होंने काव्य की आत्मा भी कहा है। कैसे दिमाग में बैठाएंगे? तो देखिए, अगर किसी के ऊपर 10 कुंतल है ना बोझा डाल दिया जाए, कुंतक फार कुंतल, 10 कुंतल लाद दोगे भैया तो वक्र हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा। तो इसे दिमाग में रखिएगा। और कुंतक जी ने जो काव्य का लक्षण बताया है वो बिल्कुल आप सही देख रहे हैं। उन्होंने कहा शब्दार्थो सहितम काव्यम वक्र कवि व्यापार शालिनी। तो देखिए, शब्दार्थो सहितम काव्यम वक्र व्यापार शालिनी, केवल वक्र आ गया, व्यापार शालिनी आ गया, बाकी यहाँ तक सेम इन्होंने भी कहा है कि शब्दार्थो सहितम काव्यम वक्र व्यापार शालिनी, ठीक है ना। तो ये काव्य के लक्षण कुंतक जी ने भी बताए हैं, ध्यान में रखिएगा। और चिंतामणि जी की बात करें तो चिंता काहे को होना चाहिए भाई, ठीक है ना। इन्होंने काव्य का लक्षण बताया कि शगुन अलंकारान, बिल्कुल चिंता किसकी होनी चाहिए? शगुन और अलंकार की, है ना। अब शगुन में अलंकार की चिंता होती है, कोई शगुन हो, शादी हो, विवाह हो, तिलक आदि उत्सव होता है और आपके पास अलंकार नहीं है, अलंकार का मतलब आभूषण नहीं है, तो चिंता होती है कि क्या पहन के जाना है, कैसे अच्छा दिखना है। बस इसी क्लू और इसी ट्रिक की सहायता से आप इसको याद करिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 108 है कि ढाई आछर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। कहने का आशा है कि ढाई अक्षर प्रेम की पढ़े सो पंडित हो, यह पंक्ति किसकी है, ठीक है ना। विकल्प ए मीराबाई, विकल्प बी कबीरदास, विकल्प सी जायसी और विकल्प डी है तुलसीदास। तो देखिए मित्रों, ढाई अक्षर प्रेम के, है ना, बिल्कुल आप सही समझ गए। ढाई अक्षर प्रेम की बात कौन कर सकता है? कबीरदास जी कहते हैं ना, क्योंकि अनपढ़ थे। अपने बारे में खुद कहते हैं कि मस कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ठीक है ना। तो ये भी पूछा जा सकता है। इनके जन्म के बारे में बार बार आपसे चर्चा करता हूँ। 1398 है ना, 1595 में इनका जन्म हुआ। नीरू नीमा जुल्हा दंपत द्वारा इनका पालना पोषण हुआ। पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली और पत्नी का नाम लोई। एकमात्र रचना जिसका नाम है बीजक। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद, रमैनी। भाषा आप बार बार देख रहे हैं कि सदुकड़ी भाषा, सदुकड़ी सदुकड़ी, राम राम, राम राम, साधु साधु लोग राम राम करते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा पंचमेल खिचड़ी भैया, पंचमेल खिचड़ी अगर पकाओगे तो पंचमेल खिचड़ी बड़ी सुंदर होगी। सुंदर की बात करेंगे तो सुंदरदास जी ने कहा है। और बाणी के डिक्टेटर है ना, कोई व्यक्ति जो 1000 बात सुना दे तो 1000 बात सुनाएगा तो डिक्टेटर है, बाणी का डिक्टेटर, बाणी का तानाशाह है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। तो ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। फिलहाल 100 प्रश्न संख्या 108 का विकल्प बी कबीरदास इज राइट आंसर, ठीक है। विकल्प सी की बात करें तो जायसी से संबंधित कुछ प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं, खासतौर के इनका जो जन्मस्थान है जायस नगर, इसे दिमाग में रखिएगा। जायसी की पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्रलेखा, है ना, कहरनामा, मसलनामा, कन्हावत आदि इनकी रचनाएं हैं, इससे प्रश्न पूछा जाता है। और एक इनकी पंक्ति है, क्योंकि जायसी जी कुरूप थे, है ना। एक बार इनको देख करके कुछ लोग हंस दिए तो इन्होंने कहा था कि मौका हंसो को हंसई कुम्हारा, कि मुझ पर आप हंस रहे हैं कि बनाने वाले कुम्हार के ऊपर हंस रहे हैं। तो ऐसी जो कुछ उक्तियां हैं, कुछ तथ्य हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो इसको भी आपको बिल्कुल देखते हुए चलना है। और आगे विकल्प डी तुलसीदास जी का क्या कहना है? तो तुलसीदास जी का रामचरितमानस बहुत प्रसिद्ध है, सभी लोग जान रहे हैं। और इनकी ढेर सारी रचनाएं हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा। रामचरितमानस है, परवे रामायण है ना, रामलला नेसू है। तो इन सबको भी हम लोगों को देखना है। और रामचरितमानस का जो समय है 1631 सम्मत है, इसे भी आप दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये दिमाग में बना रहा तो परीक्षा में प्रश्न अगर आ गया तो निश्चित रूप से आप उसको सही कर पाएंगे। और एक बार पूछा गया है तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 109, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे के रचयिता हैं। कहने का आशा है कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यह पंक्ति किसकी है? विकल्प ए जगदीश गुप्त की, विकल्प बी बाल मुकुंद गुप्त की, विकल्प सी मैती शरण गुप्त की और विकल्प डी है सिया राम शरण गुप्त की। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे। मैं तो शरण में जाता हूँ मैथिली की, ठीक है ना। तो मैथिली की शरण फार मैथिली शरण गुप्त जी की ये पंक्ति है कि मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, है ना, मैथिली शरण गुप्त जी की है।
सियाराम शरणगुप्त जी की बात करें तो सियाराम शरणगुप्त जी है ना माखनलाल चतुर्वेदी जी के है ना मधु शरणगुप्त जी के भाई बताए जाते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। और बात करें बाल मुकुंद गुप्त जी का तो हिंदी प्रदीप इनके द्वारा लिखा गया एक समाचार पत्र है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। सियाराम शरणगुप्त जी का है आर्द्रा है, दुर्वादल है, विषाद है ना, उन्मुक्त है। ये सब रचनाएं भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती हैं, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, है ना। एक रचना इनकी बापू भी है, इसे भी ध्यान में रख लीजिएगा, कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 110 है, इनमें से कौन भक्ति काल का कवि नहीं है ना। प्रश्न संख्या 110 में अगर देखा जाए तो विकल्प ए नाभादास, विकल्प बी रसखान, विकल्प सी नंददास और विकल्प डी है अमीर खुसरो। तो एक नहीं है, यानी कि 3 जो हैं भक्ति काल के कवि हैं लेकिन एक नहीं है। तो देखिए मित्रों बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जी की बात करें तो आदिकाल के कवि हैं, ठीक है ना। और अमीर खुसरो से तो ढेर सारे प्रश्न बन सकते हैं, है ना। सबसे पहले मुगरी का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया, सबसे पहले खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया, सबसे पहले सितार और तबला का जो वाद्य यंत्र है खोज अमीर खुसरो ने कहा, तूतीय हिंद बिल्कुल अमीर खुसरो को कहा जाता है। तो ये सब बात करें, एटा इनके जन्म एटा में हुआ, पटियाली गांव में, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख लीजिएगा। कहने का आशा है कि अमीर खुसरो को तो बिल्कुल आप विस्तृत रूप से पढ़कर तैयार रखेंगे और आने वाले दिनों में जो फटाफट रिवीजन क्लास मिलेगी आपको, उसमें सारी चीज़ों को मैं विस्तृत रूप से आप डिस्कस करूँगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा डिस्कस करने के चक्कर में क्लास बहुत लंबी हो जाती है, तो इसका भी ध्यान हम लोगों को रखना है। अब बात करें सॉरी विकल्प ए नाभादास की, तो नाभादास के 2 रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं, एक है अष्टयाम और दूसरा जो इनका है भक्तमाल, ठीक है ना। रसखान जी का बिल्कुल सवैया प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण के पद गाते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। नंददास का ढेर सारी मंजरी लिखा है, नंद मंजरी है ना, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी है ना, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 111 है कि बिहारी ने क्या लिखे, है ना, यानी कि इनमें से बिहारी जी ने क्या लिखा है ना। विकल्प ए की बात करें तो पद, विकल्प बी दोहे, विकल्प सी चौपाई और विकल्प डी कवित्त। तो देखिए मित्रों पद तो उन्होंने नहीं लिखा, चौपाई नहीं लिखा, कवित्त नहीं लिखा, बल्कि दोहे लिखे हैं। और दोहा बिहारी जी की बात करें तो बिहारी जी की एकमात्र रचना है जिसका नाम है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं, लेकिन जगन्नाथ रत्नाकर जी ने 713 दोहा माना है। और अगर बात करें मोटी मोटी तो बिहारी सतसई पर लगभग 50 टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं। जॉर्ज गेरसर जी ने बताया है कि बिहारी सतसई के टक्कर का यूरोप में कोई साहित्य नहीं है, तो इसे भी दिमाग में रखिएगा। और बिहारी जी के बारे में खुद कहा गया है कि इन्होंने गागर में सागर भरा है, और एक उक्ति कही जाती है कि सतसैया के दोहरे जौ नावक के तीर, देखन में छोटे लगे भाव करे गंभीर। बिहारी जी की बात करें तो बिहारी जी के जो रचना है, जो दोहा है, उसमें भक्ति, नीति और श्रृंगार तीनों की त्रिवेणी बहती है, इसे भी ध्यान आपको रखना है, परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, ठीक है। प्रश्न संख्या 112 की बात करें तो निम्नलिखित में कौन सा प्रबंध काव्य है, ठीक है ना। कहने का आशा है कि इनमें से एक ऐसा है जो कि प्रबंध काव्य है, शेष सभी प्रबंध काव्य नहीं है। विकल्प ए रामचरितमानस, विकल्प बी आंसू, विकल्प सी एक कंठ बिस्पाई और विकल्प डी है बिहारी रत्नाकर। तो बात करें तो बिल्कुल आप विकल्प ए पे जा सकते हैं कि रामचरितमानस इज राइट आंसर, ठीक है ना। यही एक प्रबंध काव्य है। और अभी हम लोग इसकी चर्चा कर रहे थे कि 1631 संवत में एक ना इसकी रचना हुई। इसमें अगर बात करें तो रचना 2 वर्ष 7 माह है ना और 26 दिन में हुआ था। दोहा चौपाई छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। अवधि इसकी भाषा है, 1074 आप कह सकते हैं इसमें दोहा है ना। और भक्ति काल की बड़ी प्रसिद्ध रचना है। कुल 7 भाग इसमें हैं। बाल, अयोध्या, अरण्यक, किष्किंधा, लंका, सुंदर, उत्तर, ये सब इसके कांड हैं। तो 7 कांड क्रम से याद कर लीजिएगा, है ना। यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है।
विकल्प बी की बात करें तो आंसू, आंसू किसका है? प्रसाद का है। आंसू तू पोंछ, आंसू तू पोंछ, पोंछ फार, है ना, 1925 में लिखा गया है, ठीक है ना। एक कंठ विष पाई, ठीक है ना, बिल्कुल। ये रचना अगर बात करें बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की है। बिहारी रत्नाकर की बात करें तो जगन्नाथ रत्नाकर जी की रचना है, और जगन्नाथ रत्नाकर जी जकी उपनाम से भी रचनाएं लिखते थे, उस नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो यहां से भी परीक्षा में आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 113 है, निम्नलिखित में किन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? विकल्प ए प्रेमचंद, विकल्प बी नामवर सिंह, विकल्प सी निराला, और विकल्प डी की बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। संख्या 13 का आशा है कि इनमें से कोई एक है जिन्हें साहित्य अकादमी मिला है, बाकी अन्य जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उनको बिल्कुल साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं मिला है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प बी नामवर सिंह इज राइट आंसर। और नामवर सिंह को कब मिला, किस रचना पर मिला, यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आप दिमाग में रखिएगा, 1971 में मिला था। और कविता के नए प्रतिमान इनकी एक रचना है ना, कविता के नए प्रतिमान, कविता एक नाम है, बिल्कुल नाम फार नामवर सिंह, नाम फार नामवर सिंह, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रेमचंद 80 में मुंशी, 1880 में इनका जन्म हुआ, 1936 में इनका देहांत हुआ, इसे दिमाग में रखिएगा। और ढेर सारी रचनाएं आप इनकी जानते हैं कि, है ना, बिल्कुल सेवा प्रेमा रंग में, काया निर्मल हुई गबन में, क्रम भूमि में गोदान आए, मंगलसूत्र में बध गए प्रेम। तो इसे दिमाग में रखिएगा। एक इनकी रचना है प्रेम की बेदी, करबला, संग्राम, है ना, बिल्कुल परीक्षा में पूछी जा सकती है, ठीक है ना। निराला की बात करें तो बिल्कुल निराला की बात है, निराली है, ठीक है ना। 1899 में इनका जन्म हुआ, 1961 में, है ना, इनकी मृत्यु हुई, ठीक है ना। निराला वो जो औदाते कवि हैं, ठीक है ना। सूरज स्मृति हिंदी का पहला शोक गीत है, इसे भी दिमाग में रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ है, इसे भी दिमाग में आप रखिएगा। इनका बात करें तो बिल्कुल अलका, निरुपमा, प्रभावती, ये सब इनके उपन्यास हैं। और काव्य की चर्चा हम लोग पूर्व में कर चुके हैं। तो यहाँ से भी ढेर सारे प्रश्न बनने की संभावना बनती है। तो आप लोगों से थोड़ा सा निवेदन भी करेंगे कि अपने लिए आप लोग बिल्कुल निराला जी को विस्तृत रूप से तैयार करें, ठीक है ना। आगे भारतेंदु जी की बात करें तो भारतेंदु जी भी किसी प्रतिभा के अगर बात करें तो इनका परिचय नहीं लेना है, बल्कि यहाँ से प्रश्न तो आपकी परीक्षा में आना ही आना है। प्रश्न संख्या 114 है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? विकल्प ए की बात करें तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, आदिकाल। विकल्प बी रीतकाल, विकल्प सी भक्ति काल, और विकल्प डी है आधुनिक काल। पृथ्वीराज रासो की बात करें तो बिल्कुल पृथ्वीराज रासो आदि काल की रचना है। और इसके जो रचयिता हैं वो बिल्कुल चंद वरदाई हैं, चंद के वरदान से पृथ्वी पर राज करो, ठीक है ना। बिल्कुल 69 सर्ग और 58 छंद, इसे दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। रीतकाल की बात करें तो बिल्कुल रीतकाल में बिहारी की सत्सई ले लीजिएगा, है ना। आधुनिक काल में बात करें तो आधुनिक काल में ढेर सारी रचनाएं हुई, साकेत, यशोधरा, आप देख सकते हैं, परशुराम की प्रतिज्ञा, रसरसी, ऋषि, ओंकार, ठीक है ना, ढेर सारे लिखे गए। भक्ति काल की बात करें तो सूर्य जी का सूर सागर, साहित्य लहरी आप ले लीजिए, कबीर का ले लीजिए, आप चले आइए इधर तुलसीदास जी का रामचरितमानस वगैरह ले लीजिए। तो इनको भी दिमाग में आप रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यानी कि प्रश्न संख्या 114 का पृथ्वीराज रासो किस काल है रचना है? तो विकल्प डी आदिकाल की रचना है। प्रश्न संख्या 115 है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि हैं? विकल्प ए की बात करें तो भारत भूषण अग्रवाल, विकल्प बी तुलसीदास, विकल्प सी सुमित्रा नंदन पंत, और विकल्प डी है नागार्जुन। तो प्रश्न संख्या 115 का आशय है कि इनमें से एक ऐसे कवि हैं जो कि छायावादी कवि हैं। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि प्रश्न संख्या 115 का विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। भारत भूषण अग्रवाल जी की बात करें तो बिल्कुल ये आप देखेंगे सप्तक, तार सप्तक के कवि हैं, दिमाग में रखिएगा। नागार्जुन जी का अलग अलग नाम है, बाबा, ढक्कन मिसिर, किर मिसिर, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। तुलसीदास जी को अभी आपने देखा ही है। प्रश्न संख्या 116 है कि नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है? विकल्प ए कविता, विकल्प बी कहानी, विकल्प सी संस्मरण, और विकल्प डी की बात करें तो आलोचना। तो देखिए, जो नामवर व्यक्ति है जिसका बहुत नाम है ना,
तो जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। कहने का आशा है कि आलोचना होती है, जो व्यक्ति जितना नाम जिसका होगा उसकी आलोचना भी होगी, एकदम बिल्कुल सत्य है। अगर आपका नाम होगा तो बिल्कुल आप अपने को रेडी रखिएगा कि आप बदनाम भी होंगे। तो बस ट्रिक में रख लीजिएगा कि जो व्यक्ति नामवर है, नामवर सिंह है, नाम वाला है, उसकी आलोचना होती है। यानी कि नामवर सिंह अधिकांशतः किसमें बोले आलोचना के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हैं और उन्होंने ज़्यादातर आलोचना लिखी है। प्रश्न संख्या 17 है कि आत्मजयी के रचयिता हैं। विकल्प ए श्रीकांत, विकल्प बी नरेश मेहता, विकल्प डी कुंवर नारायण और विकल्प डी है मुक्ति बोध। तो देखिए आत्मजयी कौन हो सकता है? बिल्कुल कुंवर नारायण, बिल्कुल कुंवर नारायण। नारायण का जो कुंवर होगा वो आत्मजयी होगा। तो कहने का आशा है प्रश्न संख्या 117 आत्मजयी है ना के लेखक हैं विकल्प सी कुंवर नारायण इज राइट आंसर। ठीक है। नरेश मेहता जी की बात करें तो संशय की एक रात, मुक्ति जी की बात करें मुक्त बोध की तो चांद का मुख टेढ़ा, ये सब दिमाग में आप रख लीजिएगा। और श्रीकांत वर्मा जी का एक रचना है मगध, ठीक है ना, जिस पे इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा। खास तौर से ऐसे साहित्यकार हैं जिनको कोई ना कोई पुरस्कार मिला हो, वो रचना और रचनाकार आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं, उन्हें आप लोग बिल्कुल पढ़िएगा। ठीक है। तो आप कह सकते हैं प्रश्न संख्या 117 का आत्मजयी के रचयिता हैं विकल्प सी कुंवर नारायण इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 118 है चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता हैं कौन? विकल्प ए भारतेंद्र हरिश्चंद्र, विकल्प बी भवानी प्रसाद मिश्र, विकल्प सी गजानन माधव मुक्त बोध और विकल्प डी है गिरजा कुमार माथुर। तो देखिए भाई, चांद का मुख टेढ़ा है इसके रचयिता हैं, अभी चर्चा हम लोग किए हैं और कई बार चर्चा हो गई। और मित्रों देखो, बार बार चर्चा होने का मतलब ये है कि बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाएगा, आपको अंगुलियों पर वो रचनाएं दौड़ेंगी। ठीक है ना। तो बिल्कुल चांद का मुख टेढ़ा है विकल्प सी गजानन माधव मुक्त बोध इज राइट आंसर। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 118 का विकल्प सी सही है, इसे दिमाग में रखिएगा। भवानी प्रसाद मिश्र जी की बात करें तो बुनी हुई रस्सी इनकी बड़ी महत्वपूर्ण है ना रचना है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। गिरजा कुमार माथुर जी की बात करें धूप के धान, दिमाग में रखिएगा। और भारतेंद्र जी की तो बातें ही अलग है कि ढेर सारी रचना है ना, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे भारतवर्षो उन्नत की आप देखें निबंध के क्षेत्र में, चाहे काव्य के क्षेत्र में देखें भक्त सर्वस्व आदि ढेर सारे काव्य इन्होंने लिखा, चाहे नाटक के क्षेत्र में आप इनको देखें। ठीक है ना। हर दृष्टि से भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 119 है रामलाल नेहचू के रचनाकार कौन है? यानी कि रामलाल नेहचू एक रचना है, इसके रचयिता कौन है, इसके रचनाकार कौन है? विकल्प ए रत्नाकर, विकल्प बी रायदास, विकल्प सी तुलसीदास और विकल्प डी है घनानंद। तो रामलाल नेहचू बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, तुलसीदास जी की रचना है। ठीक है ना। रामचरितमानस है, रामलाल नेहचू है, बरवे रामायण है, वैराग्य संदीपनी है, जानकी मंगल और पार्वती मंगल। इस प्रकार से कुल अगर मोटा माटा देखा जाए तो लगभग 12 इनकी रचनाएं हैं। ठीक है ना। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। घनानंद जी की बात करें तो प्रेम का पीर कहा जाता है, और रायदास जी की बात करें तो रायदास जी जात के अपने आप को चमार मानते हैं, और इन्होंने एक चीज़ कहा है कि मन है चंगा तो कटौती में गंगा। रत्नाकर जगन्नाथ रत्नाकर जबकि उपनाम से लिखते हैं, गंगा अवतरण आदि इनकी रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं, तो उसे भी दिमाग में आप रख लीजिएगा। सॉरी, थोड़ा सा स्वास्थ्य जो है बहुत सही नहीं चल रहा है, इस वजह से आप सबके लिए क्षमा चाहता हूँ, बहुत कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही स्वास्थ्य लाभ मिलता है आप सबके लिए अब मैं बिल्कुल वचनबद्ध हो जाऊँगा, और निश्चित रूप से कम 2 से 3 क्लास रूटीन वे में रेगुलर आपको मिलेगी। एक प्रश्नावली की और एक NTA नेट से संबंधित आपकी क्लास जारी रहेगी, और हिंदी व्याकरण की भी क्लास समय समय से मिलेगी। बीच बीच में फटाफट रिवीजन वाली क्लास भी आपको मिलती रहेगी, जिससे आपकी जो तैयारी हो बिल्कुल चलती रहे। प्रश्न संख्या 120 की बात करें तो आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता हैं। विकल्प ए सेठ गोविंद दास, विकल्प बी भीष्म साहनी, विकल्प सी मोहन राकेश और विकल्प डी है लक्ष्मी नारायण लाल। तो हर व्यक्ति जान रहा है कि आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है? मोहन राकेश है। लेकिन अब आषाढ़ का एक दिन लिखा कब गया? तो 1958 में लिखा गया, इसे दिमाग में रखिएगा। मोहन राकेश के और कौन कौन से
जो है नाटक आप देख सकते हैं, आल आधे अधूरे होते हैं। तो कहने का मतलब आ फार आषाढ़ का एक दिन, ला फार लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, है ना, आधे अधूरे मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया एक अन्य नाटक है। अब देखिए, जैसे आपके दिमाग में आएगा आषाढ़ का एक दिन 1958 में, ठीक है ना। आगे क्या है दूसरा, लहरों के राजहंस 1963 में, और आधे अधूरे 1969 में। तो यहाँ से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। और अंधेरे बंद कमरे, ना आने वाला कल, इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास भी है। भीष्म साहनी जी का एक तमस बिल्कुल उपन्यास है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और हानुस, कबीरा, खड़ा बाजार में, माधवी मुआजा, रंग दे बसंती चोला, इनके द्वारा लिखे गए नाटक भी हैं। बात करें सेठ गोविंद दास जी की, तो सेठ गोविंद दास जी बहुत प्रसिद्ध नाटककार हैं और लक्ष्मी नारायण लाल जी की बिल्कुल एकदम नाटककार की बहुत प्रसिद्ध पराकाष्ठा पर हैं, है ना। मादा कैक्टस होती लाल, अंधा कुआ होता लाल, है ना, तालाब की मछली होती लाल, एच का प्रश्न होता लाल, अब मन्नू दीवाना लाल। तो ढेर सारे लाल लाल लगा करके हमने पूरे लक्ष्मी नारायण लाल जी की रचनाओं को एकदम बिल्कुल कंठस्थ करा दिया है। और जो हमारे भाई बहन मित्र पहले से जुड़े हैं वो बिल्कुल इस चीज़ को जानते हैं, और मुझे आशा भी है कि वो लोग इसको बिल्कुल रट डाले होंगे, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 121 है कि यामा के रचयिता हैं। विकल्प ए सुमित्रा नंदन पंत, विकल्प बी सुभद्रा कुमारी चौहान, विकल्प सी महादेव वर्मा, और विकल्प डी मीरा बाई। अब देखिए, प्रश्न यह है कि यामा किसकी रचना है ना। विकल्प ए सुमित्रा नंदन पंत, पंत तो नहीं है। सुभद्रा कुमारी चौहान नहीं है। पंत जी की बात करें तो पंत जी का आप बिल्कुल देख सकते हैं, गुंजन है, युगांत है, युगवाणी है, बीड़ा है, पल्लव है, गुंजन है, ठीक है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का त्रिधारा और मुकुल है। मीराबाई की मीरा की पदावली है, मीरा का मल्हार है, मीरा का राग सोठा है, आदि मीराबाई जी की है। यामा महादेवी वर्मा जी की रचना है। और इसी यामा पर बात करें, महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है 1984 में, 84, है ना, देवी की माया यामा पर। और इसी यामा में निहार, रसमीरजा, दीपशिखा, सांदगीत, ऋतुपड़ा, सप्तपड़ा आदि जो भी रचना है, काव्य संग्रह है, सब इसमें संग्रहित है। तो इसे दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा इनके कुछ रेखा चित्र हैं अतीत के चलचित्र पथ के साथी, है ना, तो उसे भी दिमाग में रख लीजिएगा। श्रृंखला की कड़ियाँ कभी कभी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, तो ध्यान में रख लीजिएगा। महादेव वर्मा जी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला यानी कि प्रश्न संख्या 122 की बात करें तो संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं। कहने का आशय है कि संसद से सड़क तक रचना जो है ये किसकी है। विकल्प ए श्रीकांत की, विकल्प बी सुदामा पांडे धूमिल की, विकल्प सी अगे की, और विकल्प डी है रघुवीर सहाय की। तो देखिए मित्रों, बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि संसद से सड़क तक कौन जा सकता है, बिल्कुल वही सुदामा, बोले सुदामा पांडे धूमिल, है ना। और संसद से सड़क तक जाओगे तो व्यक्ति धूमिल हो जाता है, धूमिल, है ना। तो संसद से सड़क तक कौन, बोले सुदामा पांडे धूमिल जी की रचना है। श्रीकांत वर्मा जी का भी आपने देखा था मगध। अगे जी की बात करें तो हरि घाट पर क्षण भर, पावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरि ओ करुणा भय, करुणा प्रभामय, है ना, आंगन के पार द्वार, ठीक है ना। तो ये सब रचनाएं आप दिमाग में रख लीजिएगा। और रघुवीर सहाय जी की बात करें तो बिल्कुल, है ना, सीढ़ियों पर धूप इनकी एक रचना है, बड़ी प्रसिद्ध रचना है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 123 की बात करें तो प्रश्न संख्या 123 है चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं। विकल्प ए डॉक्टर देवराज, विकल्प बी राजेंद्र यादव, विकल्प सी भीष्म साहनी, और विकल्प डी है दुष्यंत कुमार, ठीक है ना। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। चीफ की दावत कहानी के जो रचनाकार यानी कि लेखक हैं, विकल्प सी भीष्म साहनी इज राइट आंसर, ठीक है ना। राजेंद्र यादव जी की बात करें तो इनकी कहानी है जहां कैद लक्ष्मी। दुष्यंत कुमार जी की बात करें तो देखिए, रघुवीर सीढ़ी पर धूप ले रहे थे। और दुष्यंत कुमार जी की बात करें तो इनके द्वारा लिखी गया जो रचना है साये में धूप, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से भी परीक्षा में कई बार प्रश्न बना है, इसलिए इसे भी आप देखते चलें।
प्रश्न संख्या 124 है, सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं, यानी कि किसने लिखा है। विकल्प ए यशपाल, विकल्प बी अमृतलाल नागर, विकल्प सी मन्नू भंडारी और विकल्प डी है संजीव। सॉरी, तबीयत बहुत ज़्यादा गड़बड़ दिख रही है। एक प्रश्न और लेंगे, इसके बाद आज की क्लास को थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। तो सर्कस की बात करें तो विकल्प ए यशपाल, विकल्प बी अमृतलाल नागर, विकल्प सी मन्नू भंडारी और विकल्प डी है संजीव। तो देखिए, सा से सर्कस, सा से संजीव, यानी कि संजीव जी की रचना है सर्कस। विधा कौन सी है? उपन्यास है। अमृतलाल नागर जी की बात करें तो अमृतलाल नागर जी का मानस का हंस, यशपाल जी का झूठा सच, मन्नू भंडारी जी का महाभोज, बिना दीवारों का घर, ठीक है ना, और आपका बंटी। तो ये रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हैं। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बने हैं और आगे बन भी सकते हैं। प्रश्न संख्या 125 है, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। विकल्प ए राजेंद्र यादव, विकल्प बी रांगी राघव, विकल्प सी प्रेमचंद और विकल्प डी है अमरकांत। तो देखिए, रंगभूमि की बात करें तो बिल्कुल 1925 है, 125 है और इसका रचना काल भी बहुत सही है, 1925 है। और जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग यही कह रहे थे कि रंगभूमि में तू पहुँच, तू पहुँच, तू पहुँच 1925 में लिखी गई। किसकी रचना है? अब रंगभूमि में पहुँचना है तो रंगभूमि में तुम पहुँचो, कैसे पहुँचो? बोले सर प्रेम से पहुँचो। प्रेम फॉर प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद। 80 में मुंशी जी का जन्म हुआ और 1936 में इनकी मृत्यु हुई। 80 में मुंशी, 36 बुद्धि थी, ठीक है ना। अब इनके अलावा ढेर सारे और भी इनके उपन्यास हैं, जिनमें सेवा, प्रेमा, रंग में, काया निर्मल हुई गबन में, रंग भूमि में गोदान आए, मंगल सूत्र में बंध गए प्रेम। तो कहने का आशा इनके उपन्यासों का एक क्रम है और इनके सारे उपन्यासों को क्रम से, ट्रिक से, विस्तृत रूप से मैंने यूट्यूब पर बहुत पहले अपलोड कर दिया है। तो आप जाकर के टीजीटी पीजीटी हिंदी क्लास देख सकते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, अथवा उपन्यास विधा में जाकर देख सकते हैं। कहीं से भी आप जाकर के देख सकते हैं। सारी की सारी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड है। लगभग आपके पाठ्यक्रम से संबंधित लगभग 700 वीडियो मेरे द्वारा अपलोड की जा चुकी हैं। कहीं से भी और कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। बात करें राजेंद्र यादव जी की तो जहाँ कैद लक्ष्मी, दिमाग में रख लीजिएगा। रांगे राघव जी की बात करें तो बिल्कुल रांगे राघव जी है ना। तो आपने देखा होगा रांगे राघव जी बड़ा महत्व इनका रखते हैं, है ना। अमरकांत जी की बात करें तो अमरकांत का बिल्कुल वही है ना, जिंदगी और जोक, है ना। तो मित्रों, तबीयत खराब होने के कारण आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।